डाकू का अर्थ होता है किसी को मौत का डर दिखाकर लूटना। डाकू पहले कभी देखते थे पिक्चरों में, घोड़े घोड़े पे आते थे दगड़ करते हुए, गले में गोलियों का पट्टा, हाथ में दो नली बंदूक, और जमींदार के या धनपति के कनपटी में लगाते थे, तिजोरी की चाबियां लेते थे और लूट के निकल जाते थे। कोई कोई धनपति ढीठ होता था तो उसके बेटे की या पत्नी की कनपटी में लगा के चाबियां लेके लूट के निकल जाते थे। क्या तो हमको पुलिस एनकाउंटर का कभी कभी होता था, पुलिस एनकाउंटर। फिर कहीं जंगलों में जाके छुप जाते थे या किसी गांव में छुप जाते थे, बड़ी गुमनाम सी जिंदगी जीते थे। और डाकू, वो जो पिक्चरों वाले थे वो तो खत्म हो गए, घोड़े घोड़े वाले। आजकल नए डाकू हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं। वो भी गवर्नमेंट ने इजाजत दी हुई है उनको लूटने की। उन्होंने गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन करा रखी है लूटने की, और उनके अगेंस्ट कोई एफआईआर भी नहीं होती। कुछ नहीं कर सकते आप। और पुलिस भी उनको प्रोटेक्शन देती है। जो घोड़े वाले डाकू थे, उनको उनके साथ एनकाउंटर करते थे, इनको प्रोटेक्शन देती है, इज्जत देती है। जी हाँ। ये तो डाकू बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, पोर्स और बड़ी बड़ी गाड़ियों में लूटने आते हैं। इनके पास में दो नली बंदूक नहीं होती, इनके हाथ में बड़ी ज्यादा एक मोबाइल होगा, एक हाथ में फ्री भी होगा। और मजे की बात यह है, सारे लोग इनको, इन डाकुओं को बड़ी सम्रांत दृष्टि से, बड़ी एक अच्छी दृष्टि से देखते हैं। जिनको इन्होंने लूटा नहीं, उनकी नजर में ये बहुत अच्छे इंसान है। और जिसने लुटवाया अपने आप को, उनको पता है कि कितने गंदे लोग हैं। यह आज के डॉक्टर, मुरैना में एक शादी थी, मैं वहां गया आज से 35 साल पहले। चंबल और मुरैना के बीच में एक गांव था। हम पहुंचे, उन्होंने हमें आम के बगीचे में ठहराया, मंजियां बिछाई, उस पर बिठाया, लस्सी दी पीने के लिए, कुछ मिठाई दी खाने के लिए। अच्छा वेलकम था। शाम को रिंग सारामनी थी। मेरे साथ एक कुर्सी में सज्जन इंसान बैठे थे। मैंने उनसे ऐसे बातचीत शुरू की। मैंने पूछा कि आप कौन? उन्होंने कहा मैं लड़की का ताऊ ही हूँ। उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने कहा मैं लड़के वालों की तरफ से हूँ। मैंने कहा क्या करते हैं? कह रही खेती बाड़ी करते हैं। मैंने कहा और बताओ? कह रही पहले मैं डाकू था। मैं सुन के उछल गया। मैंने कहा है, अच्छी बात है, चलो मिलते हैं इनसे ठीक से। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा 10-15 मिनट आपके साथ बैठूंगा अकेले में। कह रही आओ। तो पीछे गए, कुर्सियों के पीछे 4 पहिए लगी हुई। वहां एक लकड़ी का पट्टा लगाया, एक दारू की बोतल, 2 गिलास नमकीन मंगाई और हम शुरू हो गए। मैंने पूछा ये कैसे डाकू बने? कह रहे यार किसी को दस्ती पहले दिए हुए थे, दे नहीं रहा था, दुखी कर रखा था। एक दिन गुस्सा आया, रॉड उठाई, उसके सिर पे मारी, वो मर गया और मैं भाग गया। भाग के चंबल पहुंच गया। वहां डाकुओं का दल ज्वाइन कर लिया। 8 साल की डकैती हमारी। फिर सरेंडर करा, 4 साल की सजा हुई, ओपन जेल। बाकी जीवन ठीक है, मस्त है, परिवार रंग संग है मेरे। मेरी आप कभी भी किसी के घर में भी बंदूकें लेके घुस जाते थे क्या? कह रहे नहीं। हमारा खबरी नेटवर्क होता था, वो हमें बताता था कि सेठ के यहाँ जाओ या जमींदार के यहाँ अच्छे पैसे मिलेंगे। तो खबरी को 10% कमीशन देते थे। और खबरी ही हमें बताता था कि पुलिस का राड़ा है या नहीं। अगर पुलिस का राड़ा होता था तो 15% पुलिस वालों को देते थे, 15% रिजर्व फंडिंग रखते थे। मैं ये किस लिए? कह रहे कोई गरीब है, उसकी बेटी की शादी है, पैसे की कमी है, किसी गरीब का बेटा पढ़ना चाहता है, पैसे की कमी है, हायर एजुकेशन के लिए हेल्प करते थे। कोई बीमार हो गया है, किसी का ऑपरेशन है, मेडिसिन के पैसे कम है, तो ऐसे छोटी छोटी हेल्प हम करते रहते थे। बात भी ठीक है। भाई साल में कितनी डकैतियां? कह रहे कुछ नहीं, 12-15 डकैतियां, ज्यादा हम नहीं डालते। लेकिन आज ये पढ़े लिखे, ये डॉक्टर और डाकू
एक दिन में 15-15 लोगों को लूट लेते हैं और तसल्ली से लूटते हैं। कंसल्टेंसी के 5-5 हजार रुपये, 2 मिनट बात करेंगे, 5 हजार रुपये की पर्ची पहले कट जाएगी आपकी। टेस्ट कराएंगे, जरूरत है या नहीं कोई मतलब नहीं, 40% 50% कमीशन आती है। फिर कुछ टेस्ट ऐसे कराएंगे जिनके आगे बीटी लिखा होगा, मीन्स बास बेसन टेस्ट। इस खून को बास बेसन में डाल दो, कोई भी रिपोर्ट भेज देना। मुर्दा होगा उसको वेंटिलेटर पे डाल देंगे, फिर कहेंगे बकरा कटेगा तो बटेगा। फिर ये जो कमीशन का सिस्टम है इनका भी ऑर्गेनाइज ही है। डॉक्टर अगर किसी पेशेंट को रेफर करता है आगे तो 10% कमीशन आती है, कहीं से 15% भी आती है। कि हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए रेफर करेगा तो 25% तक कमीशन आ जाती है। जी हाँ, बुरी हालत। और इनकी चित अवस्था, बकरा कटेगा तो बटेगा। और इन्होंने एक ओथ ली होती है कि हम समाज की सेवा करेंगे, किसी गरीब का इलाज मुफ्त में करेंगे, कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, कोई मोल तोल नहीं करेंगे। ये इनकी ओथ है। शब्द नहीं है मेरे पास। मेरा एक दोस्त है, उसको सांस की प्रॉब्लम थी, उसको मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले गया। जाते ही आईसीयू में डाल दिया गया, 7 दिन रखा वहां पे, 7 लाख रुपए दे दिए। कोई शर्म नहीं है लूटने में। डाकू गरीबों के लिए 15% फंडिंग रखते थे, ये गरीबों के घर भिगवा देते हैं। सोचते ही नहीं कि कर्मों का फल इसी जन्म में ही भुगतना पड़ता है। मेरे फैमिली डॉक्टर है, 40 साल से मैं उनके पास जा रहा हूं, 75 ईयर के होंगे कम से कम। स्वस्थ है, मस्त है, कभी टेस्ट के लिए नहीं लिखा उन्होंने मेरे को। खुद दवाइयां लेते हैं, लिमिटेड पैसे लेते हैं, कभी कभी कोई एक आदमी दवाई लिख देते हैं, दैट्स इट। और अच्छा काम है, परिवार अनसंग है, बेटा अनसंग है, बेटे के बच्चे अनसंग है, सुखी जीवन है। अरे नाना जी 83 ईयर में उनकी डेथ हुई, 83 ईयर की डेथ तक अपनी गाड़ी चलाते थे, होंडा सिटी रखी थी उन्होंने, अकेले जाते थे कभी कभी घूमने, स्वस्थ मस्त, हंसते खेलते गए, वो भी ईमानदारी में। लेकिन आज आसपास नजर दौड़ाओ, इनकी इतनी गंदी मौत होती है, इस सोचते ही नहीं कि चित्रगुप्त जी भी बैठे हैं जिन्होंने कर्मों का फल, कर्मों की सजा देनी है, और जैसे करो वैसा फल। जितने बड़े ये डकैत हैं, जितने ज्यादा ये लूटते हैं, उस हिसाब से इनको फल मिलता है। भले कितनी नर्सिंग होम बना लें, हॉस्पिटल बना लें, कुछ ही कर लें, बिना फल के ये जा नहीं सकते। अगर बिना फल के जाने का, शरीर छोड़ने का कोई रास्ता होता, तो वो जो नानक जी कह गए हैं, नानक लिखे चलना नाल, कृष्ण जी कह गए हैं जैसे कर्म वैसा फल, और चित्रगुप्त जी बैठे हैं स्वर्ग नरक लेके, वो सब मिथ्या था क्या? जी नहीं, सत्य है वो। और पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख अपना जाया। तो चित्रगुप्त जी कहते हैं मैं तो इनको काले पानी की सजा देता हूं, ऐसे लोगों को जो लूटते हैं ठगते हैं, छोड़ता नहीं। मैं भी काले पानी की सजा कैसे? कह रहे तो तिहाड़ जेल में घूमने फिरने की सुविधा है। काले पानी में क्या करते थे, 4 फुट के 6 फुट के कमरे में डाल देते थे, वहीं पड़ा रहता था बंदा, वहीं पॉटी करता था, वहीं सुसु करता था। हमारे यहाँ कर्मचारी आते थे, साफ कर आते थे, लेकिन रहता वो बदबू में ही था, हालत खराब ही रहती थी। और आते जाते कुछ पुलिस वाले उनको डंडे भी मार देते थे। फ्री था सब, जो मर्जी करो इनके साथ। मैं क्या करता हूँ, मैं भी 4x6 के कमरे में मीन्स एक मंजी पे इनको लिटा के पैरालाइज कर देता हूँ। कोई बेड़ियों में बांधने की जरूरत नहीं, क्योंकि हिल ही नहीं सकते अब। और आप भी सोचो, आप सिर्फ 3 दिन के लिए करो, अपने हाथ पैर बांध के एक बिस्तर पे पड़ जाओ, सिर्फ 3 दिन।
और देखो आपकी क्या हालत होती है भाई, बीच में पॉटी करो, बीच में शिशु करो, खाने को भी हल्का फुल्का मिलेगा। जब 3 दिन आप नहीं झेल सकते तो 5-5 साल 7-7 साल आपको झेलना पड़ेगा। ये सच्चाई है, मैं नहीं कह रहा, मेरे कहने पर मत जाना। लेकिन कर्मों का नियम जो मुझे समझ में आया वो यही है कि पहला सुख निरोगी गया, दूसरा अपना जाय मीन्स आपके बच्चे भी आपको छोड़ के जा चुके होंगे, आप अकेले पड़े रहोगे। वो कोठी, वो हवेली, वो नर्सिंग होम, वो हॉस्पिटल, वो बड़ी बड़ी गाड़ियां, वो पोर्शे, सब बेकार हो जाएगा आपके लिए। इतना पैसा है वो खत्म हो जाएगा, मिट्टी। देखो आसपास भरे पड़े हैं ऐसे, 100-100 करोड़ के मालिक है, कोई अंधा हुआ पड़ा है, किसी की किडनियां खराब है, बहुत से सेलिब्रिटी गए हैं ऐसे। तो ध्यान रहे, आप एक नोबल काज में हो, नोबल प्रोफेशन में हो, आपका काम है सेवा भाव, आपके अंदर होनी चाहिए। ध्यान से जाना आपने भी है, जाओगे आप खाली हाथ। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, मेरे जानकर हैं डॉक्टर कुछ, हो सकता है मुझे गालियां निकाले, लेकिन ये सत्य है जो मैं आपको बता रहा हूं। देखता हूं मैं अपने आसपास डॉक्टरों को बुरी हालत में जी रहे हैं, बच्चे छोड़ के जा चुके हैं, कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई अंधा हुआ पड़ा है, किसी की और बुरी हालत है, किसी की और बुरी हालत है। तो याद रहे, जीवन एक, मानव सेवा, जैसे कर्म वैसा फल। जितना प्यार बांटोगे, जितना जोड़ोगे, जितना दूसरों की सेवा करोगे, ईश्वर उतना ही आपके अंग संग रहेगा। पसंद आपकी।